किस तरीके से आप बना सकते हैं अपना पहला सारांश। और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग बाय सारांश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बना सकते हैं अपना पहला सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम, जो कि सिंपल है, आसान है और वीडियो देखते रहिए सब कुछ समझ आ जाएगा। तो हम बस यहाँ पे ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटा सा एक प्रोग्राम है, केवल हमें अपनी आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ड को प्रिंट करके दिखाना है। तो चलिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने साइड में एक इमेज देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आप रट्टा मान लो, याद करके रहो, कुछ भी करके रहो, ये तो बेसिक मतलब ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम भी लिख ही देते हैं, मतलब आगे बताएंगे कि क्यों लिखना पड़ता है और क्या क्या यूजेस हैं इन चीज़ों के। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं इस चीज़ को। हैशटैग इंक्लूड corner.h, ठीक है, मेन, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने बिल्कुल डिट्टो लिख दिया है, जैसा लिखा था वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हमने अपने टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर बिल्कुल सेम लिख दिया है ये वाला प्रोग्राम। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जल्दी देखिए, साइड में एक और इमेज आई है, वहाँ पे एक लिखा है फंक्शन, दो फंक्शन लिखे, एक प्रिंट एफ फंक्शन और एक स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन के बारे में हम हमारे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, मतलब अगले नहीं, अगले आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे, बट अभी हम केवल प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करें। प्रिंट नाम से क्या समझ आता है कि किसी चीज को प्रिंट करना है, ठीक है, और एफ से यहाँ पे मान लो फंक्शन का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन। देखिए ये जो सेमी कॉलम है ये आपको हर सिंटेक्स के बाद लगाना है। इस कॉलम मतलब कुछ सिंटेक्स है, जैसे कोई फंक्शन है जो आप खत्म करना है थोड़ी देर बाद, तो उसके बाद तो आप नहीं लगाते, बट जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, या और भी आपके सिंटेक्स जो आप आगे आगे आपको पता चलेंगे, तो उनमें आपको सेमी कॉलम्स लगाना जरूरी है। जैसे आप इंग्लिश के सेंटेंस को, एक सेंटेंस को खत्म करने के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते थे, इस तरीके से प्रोग्रामिंग में किसी सिंटेक्स को खत्म करने के लिए सेमीकोलंस का यूज होता है, ठीक है। ये भी मान सकते हैं या फिर अलग तरीके भी होते हैं, ये मान लो यही सबसे अच्छा तरीका है ये मानने का कि सेमीकोलन का क्या यूज है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है हेलो वर्ल्ड। तो हमारा प्रोग्राम बन गया है, बट अब हम इसको कंपाइल करा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइल का ऑप्शन है, ये हमने करा दिया कंपाइल। प्रोग्राम कंपाइलर है, 0 एरर से 1 वार्निंग है, ठीक है। ये वार्निंग से कुछ नहीं है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, इतना चलता है, आगे ये भी नहीं आने का। अब हम प्रोग्राम को करते हैं रन। तो CTRL F9 से हम सिंपली अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, बट आपने देखा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हमने यहाँ पे, अब जल्दी आप इस रीजन को बताने से पहले आप जल्दी से अपने आउटपुट, मतलब ये साइड में एक इमेज आई है, जल्दी उसे देखो। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं CLR, SCR और गेट CH फंक्शंस का यूज, मतलब बताए गए हैं आपको, ये दो फंक्शंस हैं, इनका यूज क्या होता है। तो देखिए जो गेट CH फंक्शन है वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ गेट CH लिखा और मैंने प्रोग्राम को रन करा, तो आपने देखा कि हेलो वर्ड, ये सी बिन TC, ये कुछ डायरेक्टरी बता दी इसने, कोई लोकेशन है किसी डायरेक्टरी की, और नीचे आपने इन्हें 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया है। तो एक हेलो वर्ड तो इसी का हो गया, और दूसरा हेलो वर्ड, मतलब जो दूसरा वाला हेलो वर्ड है वो इससे पहले जो हमने प्रोग्राम रन किया था ये उसका हेलो वर्ड था। तो ठीक है, गेट CH फंक्शन का आपको यूज समझ आ गया होगा, क्योंकि मतलब बंदे ने करके दिखाया है कि गेट CH फंक्शन का यूज होता है किसी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना, किसी नहीं सॉरी सी प्रोग्रामिंग की आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम गेट CH फंक्शन करता है। अब हमारे वहाँ पे 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट था, तो अगर हम चाहते हैं कि बस हमारा प्रोग्राम, जो हमारा कंपाइलर है वो इस प्रोग्राम को एक बार ही एग्जीक्यूट करें, मतलब वहाँ पे एक बार ही एग्जीक्यूशन शो करे, तो हम यहाँ पे CLR SCR फंक्शन का यूज करते हैं। CLR का मतलब है क्लियर और SCR का मतलब है स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। तो ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है CLR SCR।
ठीक है, अब मैंने ये फंक्शन लगा दिया और मैंने प्रोग्राम रन करा तो आपने देखा आउटपुट स्क्रीन भी होल्ड हो गई, पुराना भी गायब हो गया और नया पेस्ट हो गया, मतलब प्रिंट हो गया। तो क्लियर स्क्रीन हो गई। क्लियर स्क्रीन फंक्शन मतलब CLR का यूज होता है हमारी प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का, और गेट CH का मतलब होता है कि इस करंट आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का यूज होता है किसी भी चीज को प्रिंट करना। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम। अब हम करते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, पर उससे पहले हम जान लेते हैं इस हैशटैग इंक्लूड और हैशटैग stdio.h और हैशटैग conio.h का क्या मतलब है। तो ये हमारी IO लाइब्रेरीज है, मतलब IO लाइब्रेरीज इस तरीके से समझिए कि किसी बंदे ने इन फंक्शन का मतलब बताया है। मतलब पहले क्या होता, मतलब बता, एक तरीके से आप ये मानिए कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या काम करने वाला है उनके अंदर ये पड़ा है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h के अंदर पढ़ा है कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, तो कंपाइलर जाएगा प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करने, मतलब इसके अंदर एक तरीके से इन फंक्शन की कोडिंग है कि ये फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमें हर बार इस फंक्शन को डिफाइन ना करना पड़े, हर बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम इनकी हेडर फाइल्स को .h का मतलब है हेडर फाइल, हैशटैग का मतलब है कि कंपाइलर को सबसे पहले ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट करनी है। सबको भूल जाना है, सबसे पहले हैश वाली लाइन को रीड करेगा, इसलिए हैश का यूज किया गया है। फिर हैश का यूज किया गया क्योंकि हमें ये वाली लाइन भी सबसे पहले ही रन करानी है, क्योंकि अगर ये दो फाइल सबसे एंड में रन करेगा तो प्रिंट फंक्शन क्या है पता ही नहीं कंपाइलर को कि क्या है। तो प्रिंट फंक्शन कंपाइलर को कौन बताएगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बताएगा कि कंपाइलर को कि प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, क्योंकि किसी ने पहले से ही बता रखा है, किसी ने प्रोग्रामिंग कर रखी है प्रिंट फंक्शन के ऊपर कि प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, इसलिए stdio.h और conio.h को इंक्लूड करा जाता है अपने प्रोग्राम के अंदर। ये हेडर फाइल्स है, इनके अंदर इन फंक्शंस के मतलब पड़े हैं। मतलब एक तरीके से मानिए आपने एक सेंटेंस बोलते हो, एक सेंटेंस बोला, पर वो सेंटेंस वो आए कहाँ से, वो आए अल्फ़ाबेट से, मतलब ABCDE A to Z के बीच के जो अल्फ़ाबेट्स है वो वहाँ से वर्ड निकल के एक सेंटेंस बना देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, सेंटेंसेस बन जाते हैं, पैराग्राफ्स बन जाते हैं। इस तरीके से इन फंक्शंस के ABCD इन stdio.h के हेडर फाइल्स या फिर conio.h के हेडर फाइल्स में पड़े हैं, इसलिए हम इन्हें अपने अंदर मतलब प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराते हैं। ये तरीका मान के चलो, ठीक है। और ये याद कर लो, ये बहुत सारी, अभी आप जब आगे चलोगे तो आप पढ़ोगे कि mat.h, ctype.h और सारे भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे अलग अलग फोल्डर्स मान के चलो इन्हें। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम। तो ये क्लियर स्क्रीन और ये तो मैं लिखे रहने देता हूँ, और मैं यहाँ सिंपली हेलो वर्ड को हटा के सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे पास मेनली हम चार तरीके के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और कैरेक्टर और डबल डेटा टाइप और या वॉइड। पांच मान लो, वॉइड भी एक वॉइड भी होता है। वॉइड का मतलब सभी जानते हैं एज नॉर्मली, वॉइड का मेन होता है जीरो, नल, शून्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटीजर INT इंटीजर है तो उसको हम इंट लिखते हैं। ठीक है, इंटीजर को हम INT लिखते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है हमें सिर्फ रियल वैल्यू चाहिए, मतलब सॉरी रियल कह रहा हूँ, हमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, हमें पॉइंट वाली डिजिट्स काउंट ही नहीं करनी। मैं इस चीज में कांस्टेंट वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जो मैं यूट्यूब पे नहीं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करूंगा, तो आप वहाँ से मेरे पेज को जाके विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको इन चीज़ों का मतलब पता चल जाएगा, और मैं यूट्यूब पर भी जल्दी से जल्दी उस वीडियो को डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर दिया, मतलब इंट हमारा एक डेटा टाइप है, ये मान के चलिए। इंटीजर एक न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर कराता है, न्यूमेरिक वैल्यूज कैसी, बिना पॉइंट वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इंटीजर, अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर 1,
कॉमा नंबर 2, ठीक है, और कॉमा जिसमें इन दोनों का सम जाएगा, सम इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम, ठीक है। तो नंबर 1 नंबर 2 हमारे वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं एक तरीके के कंटेनर्स होते हैं, या एक स्टोरेज या एक फ्लैश्ड मेमोरी होती है जहाँ पे हमारा कुछ डेटा जाके स्टोर हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। मतलब जब तक एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का, जब तक इन मेमोरीज में हमारा कुछ डेटा स्टोर हो जाता है। कुछ क्या, जो डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं वो डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, अब हमने प्रिंटफ फंक्शन लिख ही रखा है तो मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर अ नंबर या एंटर फर्स्ट नंबर, नहीं, हाँ सॉरी, ये वाला हम आगे करेंगे। हम यहाँ पे हमने कर दिया कि num1 इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। num1 यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब कि जो वेरिएबल्स था उसमें हमने बता दिया कि जो num1 है, num1 नाम का कहीं ब्लॉक में वेरिएबल बना है, उसकी वैल्यू 10 है। मतलब num1 के अंदर 10 नंबर स्टोर है। एक वेरिएबल हमने num2 बताया है, num2 के अंदर हमने 5 डाल दिया, ठीक है। तो num1 के अंदर 10 स्टोर है, num2 के अंदर 5 स्टोर है। अब हमने यह लिखा, एक सम था, एक सम नाम का कंटेनर है, उसके अंदर हमने डाल दिया कि num1 और num2 को प्लस कर दो। मतलब अब एक कंटेनर में हमने डाल दिया 10, एक कंटेनर में डाल दिया हमने 5, और उन दोनों कंटेनर को उठा के हमने डाल दिया सम कंटेनर के अंदर। तो सम कंटेनर के अंदर num1 प्लस num2, तो num1 में 10 था, एक तरीके से मानो num1 10 था और num2 5 था, तो सम के अंदर 15 आ गया। तो मतलब हमारा जो एडिशन है वो अब सम के अंदर आ चुका है, थर्ड कंटेनर के अंदर आ गया। अब हम यहाँ पे थर्ड कंटेनर को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए, इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम मॉड्यूलस डी का यूज करते हैं। मतलब इंटीजर वैल्यू को प्रिंट और यूज करने के लिए हम मॉड्यूलस डी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे ये मॉड्यूलस डी में किसकी वैल्यू जाने वाली है इस कोमा के बाद हम वो लिख देंगे, ठीक है। ये आपको और आगे पढ़ोगे या मैं थ्योरी बताऊंगा कभी अपने पेज पर, तो आप वहाँ पे समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम। हमने ये रन किया तो आप देख सकते हैं सम इज 15 आ गया। तो मतलब पहला कंटेनर में 10 था, दूसरे कंटेनर में 5 था, और दोनों को उठा के तीसरे कंटेनर में गिरा, तो 10 प्लस 5 15 वाले कंटेनर को हमने प्रिंट करा दिया, तो सम आ गया हमारा 15, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि हम किस तरीके से ये ले सकते हैं कि अगर हमें इन्हें, पर अगर ये तो हो गया कि हमने डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ हमने बता दिया, कंटेनर्स में हमने 10 और 5 हर बार ही 10 और 5 होती जाएगी। पर हम चाहते हैं कि हम वो वैल्यू यूज़र से लें। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए या कीबोर्ड से वैल्यू एंटर कराने के लिए एक फंक्शन बना है स्कैनएफ फंक्शन, ठीक है। वो प्रिंटएफ के साथ स्कैनएफ का नाम लिया था ना, अब वो यहाँ काम आएगा। तो इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटएफ एंटर, सॉरी, फर्स्ट नंबर। ये चीज नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब जैसे एंटर अ फर्स्ट नंबर, और हम चाहते हैं कि अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्या मैंने लगाया स्कैनएफ फंक्शन का यूज, स्कैनएफ, और यहाँ पे मैंने बताया था कि यूजर से इंटीजर वैल्यू प्रिंट या स्कैन करने के लिए मॉड्यूलस डी का यूज करते हैं, कोमा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये एम परसेंटाइल, या फिर इसको एंड भी बोलते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में एंड इस तरीके से बना देते हैं तो ये एम परसेंटाइल होता है। तो हम यहाँ पे लेंगे num1। एम परसेंटाइल का यहाँ पे यूज़ है कि एक जो कंटेनर ये एड्रेस को लोकेट करता है। मतलब ये जो मॉड्यूलस डी की जो वैल्यू जो हम इसकी एंटर करवाएंगे, ये किस एड्रेस पे भेजनी है। मतलब एक एड्रेस है, आप एक पोस्ट आया मेरे पास, एक तरीके से मान लो ये परसेंटाइल डी, ये मॉड्यूलस डी एक पोस्ट है, ठीक है। जिसको पता है, जिसको एक पोस्ट आया है, हमें
कहाँ भेजनी है, हमें ये भेजना है num1 पे, पर num1 जाने का रास्ता किसे पता है, मतलब एक पोस्ट है और num1 पे पहुंचानी है, तो बीच में वो पोस्ट को कौन पहुंचाएगा, एक कुरियर वाला पहुंचाएगा या फिर पोस्टमैन पहुंचाएगा। तो एक तरीके से मान लो ये M% पोस्टमैन का काम कर रहा है, ये एक एड्रेस को डिफाइन कर रहा है कि एक num1 नाम का एक कंटेनर है, उसका एड्रेस कहाँ से है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, मतलब अब दूसरे नंबर को हम इसी तरीके से एंटर करा लेंगे, एंटर सेकंड नंबर और ये नेक्स्ट लाइन वाला। ठीक है, हम आ गए, फिर से हमने स्कैनर फंक्शन का यूज़ किया क्योंकि हमें सेकंड नंबर भी तो कीबोर्ड से लेना है, तो हम लगाएंगे मॉडुलस टी कोमा M% num2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द सम ऑफ टू डिजिट, द सम ऑफ टू नंबर, सॉरी द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। एक सेकंड इसको बड़ा कर देता हूँ, देखने में आसानी होगी, ये हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। तो वैसे दिख तो रहा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने प्रिंट एफ करा लिया, एग्जीक्यूशन पे ले चलते हैं, चलिए डायरेक्ट। तो एग्जीक्यूशन में हम आ गए, तो हमारा सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप्स को बता दिया हमने कंपाइलर को कि इंटीजर डेटा टाइप्स है जो कि केवल न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करेगा, बिना पॉइंट वाली होती है ना 1.00, उनको नहीं लेगा। तो हमने सबसे पहले लिखा 5, मतलब यहाँ पे प्रिंट हो गया 5 लिखा मैंने एंटर दबा दिया। तो अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब num1 में 5 चला गया। जैसे मैंने num1 पहली वाली जो प्रोग्राम था उसमें मैंने बता रखा था num1 में 10 जाना है, तो इस बार num1 में 5 मैंने यहाँ से भेज दिया, तो num1 में 5 चला गया। अब वो पूछ रहा है सेकंड नंबर बताओ, मतलब सेकंड कंटेनर में मैंने भेजा 16, एंटर मारा, तो सम इज 20, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 21, मतलब पहले कंटेनर में मैंने 5 दिया, दूसरे कंटेनर में मैंने 16 दिया और तीसरे कंटेनर में उन दोनों को घेर दिया, तो तीसरे कंटेनर में 21 आ गया। ठीक है, और तीसरे कंटेनर को हमने प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा बैक एंड में प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये हमारा फ्रंट एंड है जो ये आ रहा है एंटर नंबर, इसके बैक एंड में वो प्रोग्रामिंग में क्या काम हो रहा है, तो अब वो देख लेते हैं। तो इंटीजर्स हमने बना दिए, मतलब इंटीजर यहाँ डेटा टाइप दे दिया, वेरिएबल्स दे दिया, और यहाँ पे हमने सम को इनिशियलाइज कर दिया कि सम में 0 है अभी। ठीक है, प्रिंट एफ से हमने प्रिंट करा लिया एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ से हमने कीबोर्ड से डेटा ले लिया और प्रिंट एफ फंक्शन दोबारा लगा दिया और उसको जो हमने स्कैन एफ से वैल्यू ली उसको हमने num1 में भेज दिया। ठीक है, तो तीसरी लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है एंटर सेकंड नंबर, वो हमने प्रिंट करा लिया। स्कैन एफ से हमने कीबोर्ड से डेटा लिया और num2 में भेज दिया। सब वेरिएबल में हमने num1 प्लस num2 कर दिया, मतलब जो num1 में वैल्यू थी और जो num2 में वैल्यू थी उसको प्लस कर दिया और सम में भेज दिया, और हमने फिर यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया। एक चीज, स्कैन एफ में ये M% होता है, मतलब ये एंड वाला साइन यूज होता है, लेकिन प्रिंट एफ में ये यूज नहीं होता क्योंकि हमें सिर्फ पेस्ट करना है, हमें किसी के एड्रेस पे चीज भेजनी नहीं है, उसके एड्रेस से उठानी है। तो उठाते समय मतलब जब छोड़ जाए तो पता है ना, जैसे आप कभी किसी अपने नए दोस्त के घर गए तो आपको रास्ता नहीं पता था, अब आपको रास्ता पता चल गया, हाँ वापिस आ सकते हो। ठीक है, तो जाना नए पते पे, मतलब नए एड्रेस पे जाना मुश्किल है, वापस आना आसान है, तो इसलिए वहां पे यूज नहीं करता, इस तरीके से मान के चलो। ठीक है, तो ये आपने देखा। ठीक है, का प्रोग्राम .c के साथ सेव होता है, आप यहाँ दे सकते हो ऐड ऑफ टू नंबर .c। कभी भी c का प्रोग्राम आप .c के साथ करेंगे, CPP के साथ C++ का प्रोग्राम सेव करते हैं, .c के साथ c का प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने वो सेव कर दिया क्योंकि मैं एग्जिट मोड पे सेव करके आया हूँ, तो प्रोग्राम ख़त्म। ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
बेल आइकन भी दबा देना और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और फेसबुक पेज को लाइक ठोक दो यार और ये वीडियो कर दो शेयर।